हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वैसे प्रीलिम्स में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक है ना। तो आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। और पेपर सेकंड जो है हमारा आरएस का, आरएस के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ और आरएस के ही मेंस की बात कर रहा हूँ, और सेम टॉपिक यूपीएससी में भी है। आरएस के मेंस की बात करें तो पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो जैसा आप जानते हैं, हम न्यू टॉपिक्स पे पहले ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि न्यू टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो हम न्यू टॉपिक्स को भी अगर कवर करके जाएंगे ना, तो आप ये देखिए 80-90% चांसेस तो है कि उनमें से क्वेश्चन सारे टॉपिक्स में से पूछे ही जाएंगे। जितने भी ऐड हुए ना, आप ये मान के चलिए 80-90% टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, क्यों पुराने टॉपिक से पूछ पूछ के थक चुका है। तो हम नए टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो हमारे कॉस्ट बाय बेनिफिट रेशियो है ना, कॉस्ट बाय बेनिफिट का मतलब कम टाइम में ज़्यादा हिटिंग, तो वो हमारा हो सके। तो हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्रोन को यूएवी भी बोलते हैं हम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड का मतलब जिसमें आदमी नहीं है, एरियल व्हीकल मतलब जो हवा में उड़ता है, ऐसा हवाई यान जिसके अंदर आदमी नहीं हो। तो इसका कंटेक्स्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी आपको पता है रिसेंट में जो ईरान इजराइल का वार चल रहा है, तो ईरान इजराइल के वार में आप देखिए ड्रोन्स अटैक जो है ना, ड्रोन्स अटैक ने बहुत ही उम्दा रोल निभाया है। ईरान ने ड्रोन्स की फैक्ट्री लगा दी, और मतलब आप ये देखिए डायरेक्ट जो फौज है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बिल्कुल, आपका ड्रोन ही लड़ रहा है। तो इसलिए जो है ना, ड्रोन्स अभी मतलब बहुत रिसेंट में इज़राइल ईरान वार हो गया, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अंदर भी हमने जो है ड्रोन का यूज़ किया था। तो मतलब ठीक है, ड्रोन काफ़ी चर्चा में है। तो डेफिनेशन क्या है ड्रोन की? ड्रोन की डेफिनेशन है एरियल व्हीकल ऑपरेटेड विदाउट ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड, बिना ह्यूमन पायलट के अंदर जाए। देखिए वैसे तो ह्यूमन पायलट ही इसको ऑपरेट करता है, लेकिन रिमोटली ऑपरेट करता है, रिमोटली ऑपरेट करता है। तो ये अनपायलटेड एरियल व्हीकल हो गया एक तरह से, और हम जो कंट्रोल करते हैं इसको रिमोटली कंट्रोल करते हैं। फिर ये जो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे, फर्स्ट के टाइम पे इसका एक तरह से मतलब ये आ गया था, अभी समझ लीजिए अब थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में ओरिजिनली डेवलप किया गया था ये मिलिट्री रिकनेसेंस के लिए, जो रैकी सर्वे होते हैं मिलिट्रीज़ के, उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। लिमिटेड यूज़ था, ठीक है, लिमिटेड यूज़ था। नाउ प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स। अब सारे सेक्टर्स में ये काफ़ी अच्छे से यूज़ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हैं अकॉर्डिंग टू रोटर्स, ठीक है। मल्टी रोटर्स हो सकता है, सिंगल रोटर्स हो सकता है, ठीक है। फिक्स विंग यूएवीज हो सकते हैं, या फिक्स विंग मल्टी रोटर यूएवीज हो सकते हैं। फिर साइज के अकॉर्डिंग भी इसको अलग अलग साइज में बांटा गया, स्मॉल, मीडियम, नैनो, है ना। एल्टीट्यूड के हिसाब से बांटा गया कि लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के हिसाब से यूँ कि भाई लो एल्टीट्यूड मतलब कि इतने मीटर तक उड़ेगा, उससे मीडियम एल्टीट्यूड मतलब इतने से इतने, और हायर एल्टीट्यूड मतलब कि जो सबसे ऊपर उड़ सकता है, जैसे 400 मीटर का जो इनका एरिया है वो डिसाइड कर रखा है फ्लाइंग जोन।
और फिर ये जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप है, इसके एप्लीकेशन बेस्ड टाइप है कि जैसे सर्विलांस एंड रिकनेसेंस सर्वे ड्रोन्स, इनको ISR ड्रोन्स कहते हैं। ISR ड्रोन क्यों कहते हैं? इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनेसेंस पर्पस। तो ये ISR के पर्पज को सॉल्व करते हैं, इसलिए इनको ISR ड्रोन्स बोलते हैं। तो दीज ड्रोन्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनेसेंस पर्पजेज। एक एग्जाम्पल दिया है कि इंडिया के पास तपस BH-201 है जो DRDO ने डेवलप किया है। इसराइल के पास हीरोन है, वो इसी काम के लिए आ रहा है, ISR के यूज़ के लिए। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर UCAVs हो गया। UCAVs क्या हो गया? कॉम्बैट ड्रोन्स हो गई एक तरह से। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स आर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग मिसाइल्स और ड्रॉपिंग बॉम्ब्स। ड्रोन गया और सीधा बॉम्ब गिरा दिया, मिसाइल गिरा दी। एक तो आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की टारगेट पे, और एक डायरेक्ट वहीं जाके मिसाइल गिरा दी आपने, ठीक है। नहीं तो आपका पायलट जाता, पायलट यहाँ जाता, इनके रेडार में आ जाता, पायलट को भी रिस्क, फिर वो मिसाइल गिराता। नहीं तो ड्रोन ने गिरा दी, ड्रोन खुद गिर गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडिया हैज़ DRDO का एक घातक है जो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, और हीरोन TP इसराइल का है। फिर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, इसमें क्या है? दीज ड्रोन्स आर डिज़ाइन टू लॉइटर ओवर ए टारगेट, ये हॉवर करता है ऊपर, ठीक है, एरिया एंड स्ट्राइक व्हेन ए टारगेट इज आइडेंटिफाइड। तो जैसे नागास्त्र है इंडिया का, सोलार इंडस्ट्रीज और जेड मोशन ने बनाया, और वारमेट है पोलैंड का, ठीक है। तो ये मतलब उसके ऊपर देखता रहता है, जैसे इसके टारगेट आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ये एक साथ उन पे अटैक कर देता है। फिर स्वार्म ड्रोन्स क्या है? मल्टीपल ड्रोन्स ऑपरेटेड in coordination by overall enemy defense. DRDO and private firms are working on swarm drones technology. तो मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, डिफेंस पर्पज के लिए, वो स्वार्म ड्रोन्स कहलाते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑटोनॉमस ऑपरेशन, अपना आप चल सकता है, आप इसको AI के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी जो है ना मल्टीपल ड्रोन्स, ये AI के थ्रू ही होते हैं, एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता। फिर होवरिंग के अकॉर्डिंग भी इसको, होवरिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे होवरिंग का मतलब है जैसे एक ही जगह पर नीचे आना, एक ही जगह पर ऊपर आना, या एक ही जगह पर खड़े रहना, है ना, उसको होवरिंग कहते हैं। घंटों तक एक ही जगह पर खड़े खड़े ध्यान रखना सारा। वर्टिकल लैंडिंग इन सम टाइप्स, मल्टीपल पावर सोर्सेज एंड पेलोड वर्सेटिलिटी, ठीक है। इनेबलिंग वाइड रेंजिंग सिविलियन एंड मिलिट्री ऑपरेशन। तो इन डाइवर्स प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको सिविलियन एंड मिलिट्रीज डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी, नॉट ऑल UAVs कैन परफॉर्म वर्टिकल लैंडिंग। सारे जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, वो वर्टिकल लैंडिंग्स नहीं कर सकते। वर्टिकल एक तो ये होता है देखिए, जैसे आपका ये प्लेन है, मान लो ये इस तरह से दौड़ेगा और फिर फ्लाई करेगा, और लैंड करना होगा तो भी यूं जाएगा, और इसको लंबा रनवे चाहिए लैंड करने के लिए, है ना, ये यूं आके और यूं लैंड करेगा। जबकि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर कैसे खड़ा, ये यहाँ पे खड़ा हेलीकॉप्टर, सीधा वर्टिकल उड़ गया, और मान लो लैंड करना है तो अभी सीधा सीधा वर्टिकल लैंड कर गया, तो इसको रनवे की ज़रूरत नहीं है। तो वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी में क्या है, सारे UAV ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सर्टेन टाइप है, जैसे रोटरी विंग ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर भी एक तरह से इसने ड्रोन ही बता दिया, अगर उसके अंदर आदमी नहीं होगा तो वो ड्रोन बन जाएगा। एंड VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स। फिक्स विंड UAV टाइपिकली रिक्वायर रनवे। जो रोटरी विंग ड्रोन है वो तो क्या है कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, और जिनके फिक्स विंग है उनको क्या है, रनवे की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर ऑटोमेटेड हॉवरिंग, और हॉवरिंग मैंने बताया आपको, एक ही जगह पे खड़े खड़े 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहना, ठीक है, और उड़ते रहना।
तो ओनली जो रोटरी विंग के यूएवीज हैं, क्वाडकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, ये एक जगह पे होवर कर सकते हैं, फिक्स विंग वाले होवर नहीं कर सकते। फिर पावर सोर्सेज बैटरी पावर्ड भी हो सकता है, गैसोलीन के इंजन हो सकते हैं इनमें, है ना। तो अलग अलग हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक वही हो गया बैटरी पावर्ड चार्ज करके, सोलर पावर्ड से हो सकता है ना, सोलर पावर्ड भी हो सकता है। फिर ऑटोनोमस ऑपरेशंस क्या हो गया कि जैसे इसके अंदर जीपीएस सिग्नल हो, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गई तो उसको अवॉइड करके चला जाए, ठीक है। इसका फ्लाइट पाथ है वो भी ये अपना देख ले किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। और जो ह्यूमन कंट्रोल करता है ना, जैसे आप एक जगह यहाँ बैठे हैं और आप इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी स्पीड कंट्रोल करना, इसका पाथ कंट्रोल करना, इसका जीपीएस चालू करना, वो नहीं। और इसको एक तरह से आप ये मान लीजिए एआई इनेबल्ड कर दिया आपने। एआई इनेबल्ड करते ही क्या हुआ कि ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो तो हो गया कम। अब ये अपना जब इसको जीपीएस की ज़रूरत है तो जीपीएस चालू कर लिया इसने, सामने कोई ऑब्स्टेकल आई तो इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, या इसके और कोई सर्कमस्टांसिस की वजह से इसके फंक्शन में कोई चेंज आया तो इसने अपना आप अपने प्रोग्राम को, अपने फंक्शंस को अपडेट किया एआई से और खुद की इंटेलिजेंस लगा ली उसमें, ठीक है। तो वो ऑटोनोमस ऑपरेशन हो गया। पेलोड वर्सेटिलिटी में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट इसके जो यूजेस हैं, क्या क्या ले जा सकता है। डिलीवरी पैकेज हो गया, या एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेलोड क्या क्या ले जा सकता है, कितने कैमरे ले जा सकता है, क्या है। तो जैसे ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बड़े शहरों में ड्रोन डिलीवरी चालू की थी। काफ़ी टाइम हो गया इसको, ड्रोन डिलीवरी चालू की, ताकि आपने अभी पैकेट मंगवाया और आपके घर पे, अभी क्या होता है 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, कुछ केसेस में 24 घंटे में डिलीवरी होती है, और ड्रोन डिलीवरी में 1 से 2 घंटे में जो भी सामान है आपके घर पे। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी के। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन तो बंद हो ही गए, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आप वो पूछ सकता है, व्हाट इज़ ड्रोन, ठीक है, व्हाट इज़ ड्रोन एंड स्टेट दियर एप्लीकेशंस। तो मिलिट्री एप्लीकेशंस क्या है, मिलिट्री एप्लीकेशंस मेन तो एक तरह से सर्वेलेंस और रिकनेसेंस का काम हो गया, सर्वे का काम हो गया इसका, सर्वे का और सर्विलांस का। सर्वे और सर्वेलेंस दोनों अलग अलग है। सर्वेलेंस तो मतलब किसी पर नज़र टिकाए रखना, और सर्वे का मतलब कि आपको एक बार टोपोग्राफी सर्वे कर लेना। अनमेन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल, युद्ध के अंदर एक एक्टिव भूमिका निभाना, है ना। तो इसमें तो क्या है कि भाई ये कहीं भी 24 घंटे भी होवर कर सकता है, होवर करके आपका सर्विलांस कर सकता है। रिकनेसेंस में क्या है कि एक बार ये घूम के आ गया, जैसे पाकिस्तान में घूम के आ गया और देख के आ गया, ठीक है यहाँ यहाँ इनके सैनिक ठिकाने हैं, इतने इनके बाहर लड़ाकू विमान खड़े हैं, इतनी तोपें खड़ी है, इतनी सेना खड़ी है। तो एक बार क्या हो गया, रिकनेसेंस सर्वे हो गया कि ठीक है यार, मतलब ये चीज़ है इनके पास, तो अपनी तैयारी है अपने को उस हिसाब से करनी है। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए ये जो UCAVs हैं, इसमें क्या है, ये एयर से ग्राउंड पे अटैक कर सकता है, मिसाइल छोड़ देगा, ठीक है, और वेपन लेके जाएगा, बॉम्ब गिरा देगा, गन जैसे घातक है। ये इंडिया का ड्रोन है जिसको तैयार किया जा रहा है। एक अभी केमिकेज ड्रोन्स खूब चले, ईरान वार में ये हमको दिखाई दिए थे। ये क्या है, drones that are loaded with explosives and crash into their targets causing damage and destruction. They are also known as loitering munitions or suicide drones. Were also used in यूक्रेन रशिया कॉम्बैट, सॉरी ईरान में यूज़ नहीं आए, ये यूक्रेन रशिया में यूज़ आए हैं। सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं इनको। ये यहाँ से खूब सारा बम वम असला बारूद लेके गया, और पता चला यार ये इनका बेस कैंप है सेना का, सामने वाली सेना का। सीधा गया और यहाँ पे जाके अटैक कर दिया इसने, खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो गया और पूरे कैंप को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया इसने। इनको क्या कहते हैं, केमिकेज ड्रोन्स। तो अब ये देखिए, ये जो ड्रोन्स का यूज़ आ रहा है, अब आप देखिए इसमें बहुत एथिकल कंसर्न्स भी है, ठीक है। एथिकल कंसर्न्स क्या हैं
एथिकल कंसर्न्स, चलो एथिकल कंसर्न्स की बात हम चैलेंजेस में करेंगे, है ना। एथिकल कंसर्न, सिविल एप्लीकेशन देखते हैं। सिविल एप्लीकेशन वही होगी, एरियल सर्वे और मैपिंग। पहले क्या होता था कि आप फोटोग्राफिक जो सर्वे होता है, फोटोग्राफिक जो सर्वे होता है वो जैसे सैटेलाइट से होता है। अब सैटेलाइट्स आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो किसी देश की किराए पे लो, या बहुत मतलब उल्टा सुल्टा खर्चा। तो अब एरियल सर्वे आ गया, आप ड्रोन को भेज दो, ड्रोन के साथ कैमरा फिट कर दो और वो अच्छी अच्छी हाई डेफिनेशन फ़ोटोज़ ले आएगा और आपका सर्वे हो जाएगा, मैपिंग भी कर देगा, है ना। तो फिक्स विंग यूएवीज़ है, जैसे दक्ष इंडिया का है, 40% लेसर खर्चे पे सैटेलाइट मैपिंग के 40% लेसर खर्चे पे काम कर देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में, सब में ये काफ़ी यूज़ आता है। जैसे इंडिया की स्वामित्व स्कीम थी 2020 में, तो इसके अंदर जो रूरल लैंड का सर्वे था, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा पूरा सर्वे और पूरी मैपिंग जो है इसी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा ही की गई थी। फिर लॉ एनफोर्समेंट एंड क्राउड मैनेजमेंट, तो मुंबई पुलिस जैसे इसका यूज़ कर रही है कि कोई लॉ एनफोर्समेंट आपको करना है, ठीक है। तो जैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, आप वहाँ पे मैनुअली आप उसको मैनेज कर नहीं सकते हैं, तो ठीक है आपने ड्रोन छोड़ दिया, ड्रोन जो है ऊपर से नज़र रख लेगा, सबके ऊपर सर्विलांस कर लेगा। फिर मेडिकल एंड हेल्थ केयर, तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर में क्या है, ये फैसिलिटेट्स करता है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी और मेडिसिन, वैक्सीन, ब्लड सैंपल्स एंड ऑर्गन इन रिमोट एरियाज वे रोड कनेक्टिविटी इज लिमिटेड। कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको ये मान लीजिए मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट भेजना है, ठीक है। मुंबई में किसी ने ऑर्गन डोनेटिंग किया हार्ट, और उसको आपको मुंबई पहुंचाना है। अब ट्रैफिक है खूब सारा, ठीक है, और अगर आप उसको टाइम पे नहीं पहुंचाते तो जो हार्ट डोनेशन जो कर रहा है वो हार्ट किसी काम का नहीं होगा। तो हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, मतलब जितने भी सिग्नल्स हैं सबको ग्रीन, और जितना ट्रैफिक है वो रोक दिया, एक लेन पूरी फ्री, ताकि एम्बुलेंस जो है अपनी फुल स्पीड से मुंबई से पुणे इस ऑर्गन को डिलीवरी कर सके। लेकिन अब आप ये देखिए कि इतने ट्रैफिक में, इतने ट्रैफिक को कंट्रोल करना, इतना कोऑर्डिनेशन करना, इसमें वक्त बर्बाद होता है, और बीच में कोई गारंटी नहीं है कि आपको लेन पूरी एकदम क्लियर मिलेगी, कुछ भी हो सकता है आपको, है ना। तो आपका जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये भी फेल हो सकता है। तो अगर हमारे पास ड्रोन हो तो सीधा यहाँ से उड़े, ठीक है, और सीधा यहाँ पे डिलीवरी कर दी। अच्छा, अब आप जैसे ये सोच रहे होंगे यार ये काम तो हेलीकॉप्टर भी तो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ हेलीकॉप्टर कहाँ उतारोगे? इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ भाड़ है आसपास, यहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर उतारोगे आप बताइए। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए भी आपको हेलीपैड चाहिए, ठीक है, हेलीपैड चाहिए, आसपास पूरे क्लियरेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है खर्चा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर हायर करो और फिर उसको दो। तो जो ड्रोन है वो ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ते, क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, और मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, एआई ऑपरेशन कर सकते हैं। आप सीधा छत पे गए और आपने ड्रोन उड़ा दिया, जबकि ऐसा नहीं कर सकते आप हेलीकॉप्टर के केस में, छत से हेलीकॉप्टर को उड़ा देंगे। तो इसलिए ड्रोन्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू हेलीकॉप्टर्स। फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में, तो अब जैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी जैसे कांजीरंगा और पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो इसके अंदर भी आप देखिए मतलब वाइल्ड लाइफ की ट्रैकिंग ईजी हो गया है। या तो मैनुअली उनके पीछे आदमी लगाओ, कैमरा लगाओ, तो एक जगह का वो ध्यान रख लेगा कैमरा, लेकिन आपने ड्रोन उड़ा दिया, पूरा सर्वे आप एक तरह से करके आ सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर में आपका बहुत बड़ा फार्म है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो करते हैं, बहुत बड़ा फार्म है। अब उसके अंदर आपको पेस्टिसाइड छिड़कना है, या आपको फर्टिलाइज़र छिड़काव करना है ना, और या आपके पास खूब सारे पशु हैं, जो भेड़ें हैं या इस तरह के जो पशुपालन है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल फ़ोटोग्राफी में तो यूज़ आ ही रहा है, आपने देखा ही है फ़ोटोशूट्स में,
नमो ड्रोन दीदी जो स्कीम है 2023 की, इसमें वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके अंदर उनको ड्रोन दिए गए थे ताकि वो लोकल लेवल पे अपने जो आजीविका हैं उसको चला सकें, है ना, उसका लोकल यूज़ कर सकें। अच्छा, रेलवेज़ और हाईवेज़ में भी ये यूज़ आने लग गए हैं। रेलवेज़ में क्या यूज़ आ रहे हैं कि उनका जो ट्रैक इंस्पेक्शंस है, ट्रैक इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, तो ट्रैक इंस्पेक्शन है, फ्रीक्वेंट ट्रैक इंस्पेक्शन होने लग गए इससे, और एक्यूरेसी बढ़ गई। पहले मैनुअली आदमी जाके करता था, तो आदमी कई बार क्या काम चोरी भी कर लेता है, लेकिन ये जो है आप इससे एक साथ कर सकते हैं। हाईवेज़ के अंदर क्या हो गया, मंथली आपको ड्रोन रिपोर्ट देनी ज़रूरी हो गई। आजकल कई प्रोजेक्ट्स के अंदर ड्रोन रिपोर्ट देनी ज़रूरी हो गई। इससे क्या हो गया, एक तो जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के अंदर आप ऊपर जो है फॉल्स प्रोग्रेस नहीं दे सकते, ठीक है, आपको एक्चुअल प्रोग्रेस इसमें दिख जाती है। जो वीडियो जाता है तो उसमें एक्चुअल प्रोग्रेस दिख जाती है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस जो है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस जो मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव हो गया है। क्यों? कि आपको हर मंथ आपके पास ड्रोन वीडियो उस जगह का है ना, और तो कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे लैंड को लेके होए, चाहे और कोई हाईवे के ऊपर डिस्प्यूट होता है, तो आप उस वीडियो का यूज़ करके, उस ड्रोन शूट का यूज़ करके वो डिस्प्यूट जो इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो प्रोग्रेस है उसको भी आप, उसका भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसको भी रिव्यू कर सकती हैं। अब चैलेंजेस क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज़ तो खूब आ गया, हेल्प भी खूब कर रहा है, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस, एक तो प्राइवेसी हो गया। Drones have high resolution cameras that capture images and videos from great heights and can invade personal space and record without consent. अब आप सर्विलांस कर रहे हैं किसी एरिया का, ठीक है, उसके अंदर आप कई सारे लोगों के घर भी आ रहे हैं, तो वो जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी है या जो भी सर्विलांस हो रहा है, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी के पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ हो रहा है, तो अब उसका भी जो है पर्सनल स्पेस के अंदर एक तरह से इन्वेजन हो गया। ये ट्रेस पासिंग आप इसको कह सकते हैं, ट्रेस पासिंग हो गई है। अब एथिकल कंसर्न क्या है? ड्रोन एप्लीकेशन कॉन्फ्लिक्ट जोन प्रोवाइड टैक्टिकल एडवांटेज इंक्लूडिंग प्रिसाइज स्ट्राइक एंड रिड्यूस रिस्क टू मिलिट्री पर्सनल। अब आप क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आपके एक मिलिट्री सामने वाली सेना का कैंप है, खूब सारे जवान बैठे हैं, एक कैंप है यहाँ पे, इसमें भी खूब सारे जवान हैं, तो एक तो युद्ध होता है यार, आमने सामने की लड़ाई, ठीक है, और वही युद्ध है जो पुराने ज़माने में होता था राजा महाराजाओं के बीच में, ठीक है। तो एक हो गया यार, आपने यहाँ से ड्रोन भेजा, चलो जो फाइटर जेट जाते थे, फाइटर जेट तो देखिए यहाँ पे उड़ रहे हैं, वो इसको भी तबाह कर रहे हैं, इसको भी तबाह कर रहे हैं, इसके फाइटर जेट उड़ रहे हैं, तो वो भी मैन टू मैन हो गया, मैन टू मैन। इसमें क्या हो गया, अब ड्रोन आया अचानक से आया और उसने इतने लोगों को ख़त्म कर दिया, तो मतलब आदमी का तो यूज़ ही नहीं रहा ना, आदमी तो आपका युद्ध में यूज़ ही नहीं आ रहा, आपके युद्ध तो जो है वो ड्रोन ही लड़ रहा है। अब देखिए अभी जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसमें ईरान की जो ड्रोन्स की फैक्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर इसराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया, ताकि इनका जो है सस्ते ड्रोन बना रहा था ईरान और ड्रोन अटैक कर रहा था, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार ड्रोन के अटैक्स उसने कर दिए, तो उसकी ड्रोन की जो फैक्ट्री थी उसी को उड़ा दिया। तो एक तरह से जो युद्ध का लेवल है, युद्ध का जो लेवल है वो इक्विवेलेंट नहीं रहा। इसके कारण इक्विवेलेंट क्यों नहीं रहा? जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे टेक्नोलॉजी है ना, वो तो अच्छे ड्रोन्स बना लेगा और सामने वाले पे अटैक करेगा। और अगर सामने वाले के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे ड्रोन्स नहीं बना पा रहा है, तो वो एट पार रहा ही नहीं युद्ध करने के लिए। क्यों? कि उसके तो आदमी आ ही नहीं रहे, वो तो उसके तो ड्रोन आ रहे हैं, और इसके पास जो आदमी है वो जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके ड्रोन पहले से ही अटैक कर दे रहे हैं। तो एक तरह से ये एथिकल कंसर्न हो गया कि आप युद्ध जो है, अब युद्ध के अंदर एट पार तो हो ही नहीं सकते आप, जब तक ये ड्रोन्स और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स, वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स अगर यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। फिर एयर स्पेस इश्यूज़,
Since drone occupy airspace with many able to reach height, those of jet concerns have been raised about drones causing disaster. ठीक है, अब देखिए जो जो ड्रोन्स है, तो अब जेट्स भी उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं, और जो पैसेंजर विमान है वो भी उड़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एयर स्पेस का इशू भी क्रिएट हो गया है। क्या मतलब ऑलरेडी खूब सारा एयर ट्रैफिक है, उसमें भी इन ड्रोन्स को अलग से एयर ट्रैफिक के अंदर इसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी इशू। अब लोगों के पास क्या, जैसे फोटोग्राफी का आजकल बहुत चलन हो गया है, तो फोटोग्राफी के लिए लोगों ने ड्रोन ले लिया। आजकल ड्रोन्स जो है वो सस्ते भी मिल रहे हैं, अब लोग उसको उड़ा रहे हैं। तो एक तो लीगल दिक्कत तो ये आ रही है कि सब किसी की भी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड की जा सकती है। रेगुलेटरी की इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी ड्रोन खरीद के कुछ भी उड़ा रहा है, कहाँ तक भी उड़ा रहा है। और जो जैसे एटीसी क्लियरेंस है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बिना एटीसी क्लियरेंस के ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे जो है चैलेंजेस हो गए। अब हम इनिशिएटिव इंडिया के क्या क्या हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिया जो है ड्रोन सुपर पावर बनना चाहता है 2030 तक। प्रोडक्शन लिंक जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इन्होंने पीएलआई स्कीम चालू की है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई स्कीम जो है कई सेक्टर में चलती है। ठीक है, कि भाई आप प्रोडक्शन करो, आपको हम इंसेंटिव देंगे, जैसे बिजली की छूट दे देंगे या टैक्सेस की छूट दे देंगे, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, टैक्सेस की छूट दे देंगे, इस तरीके ना। तो पीएलआई स्कीम के अंदर सस्ते लोन भी मिलते हैं पीएलआई स्कीम के अंदर, या जो कम ब्याज पे लोन देते हैं वो भी है, तो उस ब्याज का पुनर्भरण भी किया जाता है। तो जो बजट अभी अप्रूव हुआ था उसके अंदर 120 करोड़ का आउटले इस स्कीम के लिए सरकार ने दिया था। फिर ड्रोन अमेंडमेंट्स रूल्स, तो हमने जो जैसे देखा था कि लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, ठीक है, रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें रूल्स बनाए, 2018 में बनाए थे। फिर ये 22 में अमेंडमेंट हुआ इनमें। इन्होंने क्या किया कि सिंप्लीफाई कर दिया रेगुलेशन, और जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी पहले काफ़ी टफ था। फोटोग्राफी के लिए भी आपको ड्रोन अगर उड़ाना है, लेना है ना, तो रूल्स काफ़ी टफ थे। ठीक है, अब इन्होंने परमिट्स और अप्रूवल्स के नंबर रिड्यूस कर दिए। ठीक है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो कंडीशंस थी उनको इजी कर दिया। न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि न्यू रिमोट पायलट सर्टिफिकेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर माइक्रो एंड नैनो ड्रोन्स। अब उनके लिए क्या था, उनको उड़ाने के लिए भी आपको डीजीसीए से लाइसेंस लेना पड़ता था पायलट का। ठीक है, रिमोट पायलट का। तो अब उसकी जो अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। क्या ठीक है, अब इसको मतलब देख के उड़ाना ही तो है, इसके लिए काय के लिए ज़रूरत है, मतलब एक तरह से तो गेम हो गया ना, गेम का रिमोट कंट्रोल हो गया। अब रिमोट कंट्रोल को चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिएगा क्या, तो उसको हटा दिया। ठीक है, और नॉन कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए जो भी, जैसे नॉन कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए जो ड्रोन्स यूज़ आते थे उनके लिए लाइसेंस जो है वो हटा दिया। और 90% जो ग्रीन जोन है एयर स्पेस का 400 फीट था, 400 फीट तक के जो एयर स्पेस को ग्रीन जोन घोषित कर दिया कि भाई 400 फीट तक आप ड्रोन उड़ा लो। ठीक है, पहले मैंने 400 मीटर बोला था, सॉरी आई एम करेक्टिंग। 400 फीट तक का जो ड्रोन, जो एयर स्पेस है, उसको ड्रोन के लिए ग्रीन जोन घोषित कर दिया सरकार ने। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जो लाइसेंसिंग है फ्लाई करने के लिए, ठीक है, मतलब उसको उड़ाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ जो भी ड्रोन से रिलेटेड है, उसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म चालू किया ताकि जो मैनुअल लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है वो नहीं पड़े। फिर एक एसओपी बना दी कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ड्रोन है उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया सरकार ने। फिर ड्रोन शक्ति स्कीम, इसके अंदर क्या था, जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनक्रेज किया गया कि भाई आप ड्रोन सर्विसेज दें अच्छे से और इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करें। जीएसटी रैशनलाइजेशन स्कीम लाई गई, जिसमें पहले 18 और 28% की जो स्लैब थी ड्रोन के ऊपर, उसको कम करके 5% कर दिया गया।
ठीक है, तो ये हमारा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का चैप्टर था ये ख़त्म हो चुका है। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है कि एक तो एप्लीकेशन बेस्ड टाइप इसके ड्रोन की जो डेफिनेशन है वो, और इसकी एप्लीकेशंस मेजर तो जो इम्पोर्टेंट है वो एप्लीकेशंस हैं, टाइप्स इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, और कोई इनिशिएटिव जो अगर न्यूज़ में आते हैं तो वो याद रखना है। अब देखिए यूपीएससी के जो प्रीलिम्स 2025 था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू यूएवीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, all types of UAV can do vertical landing, all types of UAV can do automatic hovering, all types of UAV can use battery only as a source of power supply। तो हमने ऊपर देखा था कि सब वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। वर्टिकल लैंडिंग कौन कर सकता है? जिसके रोटर हो। फिक्स रोटर वाले जो थे वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिक्स विंग, रोटरी विंग और फिक्स विंग, जिनके विंग्स फिक्स है वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। जिनके रोटरी विंग्स है वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। सॉरी, रोटर बोला था मैंने यहाँ पे। फिर ऑटोमेटेड होवरिंग भी वही कर सकते हैं जिनके रोटरी विंग्स है, फिक्स विंग वाले नहीं कर सकते। यूएवीज कैन यूज़ बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। नहीं, हमने देखा था कि गैसोलाइन के इंजन भी इसमें यूज़ आ रहे हैं, गैसोलीन के, है ना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो गया नन। एक तो तरीका ये हो गया, चूंकि हमने पढ़ लिया, बिना इसको पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? कि ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स, सारे तीनों की तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी भी सही नहीं होते हैं, नहीं होते हैं सही एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और वो भी साइंस के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। साइंस के केस में कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, मैं तो कह रहा हूँ आज यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, आज मान लीजिए आज की तारीख में ऐसा कोई, जितने भी टाइप है ना, जितने भी, आप ये मान लीजिए कि सभी टाइप में सिर्फ बैटरी सोर्स के रूप में यूज़ आता है, ठीक है। आज की तारीख में तो ये स्टेटस है। आज पेपर बना तो आज तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि यार सही कह रहा है ये कि सभी में बैटरी यूज़ आती है। पेपर है 1 महीने बाद, ठीक है ना। अब 1 महीने के अंदर साइंटिस्ट ने कोई ऐसा ईंधन विकसित कर दिया कि यार ठीक है, अब ये इंजन लगा के, जैसे मान लो ये गैसोलीन इंजन आज नहीं है, लेकिन ये 1 महीने बाद डिज़ाइन हो गया कि यार ठीक है चलो इससे आप ड्रोन को उड़ा सकते हो। तो 1 महीने बाद ये, इस दरमियान मतलब ये इसका आविष्कार तो हो गया। अब आप पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं कि यार ठीक है बैटरी ओनली लिख रहा है, और नहीं यार मैंने तो 1 सप्ताह पहले पढ़ा था गैसोलीन के इंजन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ नहीं, ये भी गलत है। तो मैंने तो आंसर टिक कर दिया ये, और यूपीएससी किस जो की आई उसमें आ रहा है ये, क्योंकि यूपीएससी ने तो इसको सही माना हुआ है, इसको सही माना हुआ है। ये दो ही गलत है तो ओनली 2 गलत होंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, और साइंस के केस में तो हमेशा गलत होते हैं, आप मैं मान के चलिए, ठीक है। इसमें हो सकता है 90%, कभी 10% हो सकता है, कभी मान लो नहीं भी हो। इस केस में तो 100% एक्सट्रीम इवेंट स्टेटमेंट जो है वो गलत ही होंगे। तो इस तरह से ये हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई आपके सजेशंस हो या कोई टॉपिक हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।